नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार पहले युग्म का संबंध है उसी प्रकार दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जिस प्रकार 71,007 का संबंध 37,005 से है उसी प्रकार 90,099 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि 71,007 का संबंध 37,005 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 90,099 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या को ध्यान से देखिए, संख्या हमें यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 71,007 और यहाँ पर लिखा है 37,005, यानी यहाँ पर माइनस करके बताया है। अब कितना माइनस करा है, तो यहाँ पर देखिए 71,007 से 37,005 यानी यहाँ पर माइनस किया है 34,002। कितना करा है, तो यहाँ पर क्या है 34,002 को माइनस करा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे 90,099 का बताएंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 34,002 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 34,002 को माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे, यहाँ पर देखिए 90,099 यानी यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 56,097। कितने बचेंगे 56,097। ठीक है, कितने 56,097। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉजिक को समझिए। जितना प्रश्न बड़ा होता है, जितना कठिन दिखता है प्रश्न, उतना ही सरल होता है। बस आप लॉजिक को समझिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं डिजिट का योग वाला लॉजिक लगाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर डिजिट जोड़ते हैं तो जैसे 7 और 1 कितने होंगे 8, 8 0 8 8 0 8 8 7 15। नहीं, इनका योग हमें कितना मिला है 15 मिला है। ठीक है, अब देखिए हम 37,005 का डिजिट योग देखते हैं। तो यहाँ पर भी 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 10 7 10 0 0 10 0 10 ही होगा, 10 5 15। नहीं, इनका योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 15 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए दोनों का यहाँ पर योग कितना मिला हमें 15 15 मिला है। ये जो संख्या लिखी इनका संबंध क्या है, योग 15 15 का है। सेम तरीके से 90,099 का पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे इनको, देखिए तो 9 0 9 9 0 9 9 9 18 18 9 27। इसका योग हमें कितना मिला है, तो यहाँ पर हमें मिला है 27। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका योग क्या होगा 27 होगा। ठीक है, कितना होगा 27। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो 4 0 4 4 0 4 4 1 5 5 1 6। इसका योग हमें कितना मिला है 6 मिला है। ऑप्शन बी में 8 8 16 16 0 16 16 0 16 16 7 23। इसका योग कितना मिला है, तो इसका योग हमें 23 मिला है। ऑप्शन सी में देखेंगे 5 5 10 10 7 17 17 8 25 25 2 27। इसका हमें कितना मिला है 25 मिला है, 27 मिला। हमें कौन सा चाहिए था 27 वाला चाहिए था, तो ऑप्शन सी में हमें मिला है। ठीक है, ऑप्शन डी को भी जोड़ लेते हैं। 6 6 12 12 0 12 12 0 12 12 7 19। यहाँ पर कितना हुआ 19। हमें कौन सा वाला चाहिए था 27 वाला चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 55,782। क्या होगा 55,782। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, किस प्रकार लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12 लिखा, 12 के बाद 26, 26 के बाद 54, 54 के बाद 110 और अगली संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 12 से 26 यानी लगभग यहाँ पर गुना हो रहा है। तो 12 से 26 की ओर जाते हैं तो 12 का 2 गुना करेंगे तो कितना होंगे 24, और 24 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 26, और 26 यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 से यहाँ पर क्या लिखा है 54, 26 के बाद 54 यानी 26 का भी 2 गुना करते हैं तो 26 का 2 गुना कितना होगा 52, और 52 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 54, और यहाँ पर 54 भी लिखा है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 54 के बाद क्या लिखा है 110, यानी 54 का भी अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितना होंगे 108, 108 में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 110, 110 भी यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से आगे वाली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे इसी पैटर्न का फॉलो करेंगे, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2। तो यहाँ पर भी 110 का 2 गुना करेंगे तो कितना होंगे 220, और 220 में 2 को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 222। तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 222। ठीक है, ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जो तीनों से असंगत है। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, ये हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है। अब देखिए
यहाँ पर हमें शब्द दिया है, जैसे बिस्किट दिया है, ब्रेड दिया है, केक दिया है, चॉकलेट दिया है। इनमें से अलग कौन सा हमें ये चेक करना है। अब आप तीनों चारों शब्दों को अच्छी तरह से जानते हो कि बिस्किट क्या होती है, ब्रेड क्या होती है, केक क्या होता है, चॉकलेट क्या होती है। अब आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, जो हमें यहाँ पर 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, बिस्किट, ब्रेड, केक, ये बेकरी उत्पाद है, लेकिन चॉकलेट नहीं है, तो चॉकलेट हमारा यहाँ पर असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लॉजिक को समझते चलिए, बाकी आप वीडियो को देखिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर सरीसृप दिया है, मगरमच्छ दिया है, मछली दिया है और कछुआ दिया है। इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है। अब देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते तो आपको क्या करना है, जो शब्द हमें दिए जाते हैं 3 या 4, उनको ध्यान से देखना है कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है सरीसृप आप जानते हैं, मगरमच्छ जानते हैं, मछली को जानते हैं, कछुआ को जानते हैं, मतलब आप चारों को जानते हो। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं ताकि प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सरीसृप का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, सरीसृप का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है मगरमच्छ। अब मगरमच्छ का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि पहले हमने सरीसृप का डायग्राम बनाया है कि उनका मगरमच्छ से आपस में इनका संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो मगरमच्छ ये सरीसृप के अंदर आता है, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, अंदर बन जाएगा। अब क्यों अंदर आता है, क्योंकि देखिए सरीसृप वो जंतु होते हैं, सरीसृप के अंदर वो जंतु या जानवर आते हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, जलीय और स्थलीय। ठीक है, इसीलिए अब हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है मछली। अब मछली का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि मछली का मगरमच्छ से कोई संबंध है या नहीं है और सरीसृप से है या नहीं है। तो आप कहोगे मगरमच्छ से तो कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन सरीसृप से भी नहीं है, क्योंकि देखिए मछली एक ऐसा जीव है जो केवल पानी में ही जीवित रह सकता है और बाहर नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये अलग होगा। कैसा होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मगरमच्छ पानी में भी जीवित रहता है और बाहर भी रह सकता है, इसलिए सरीसृप के अंदर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है कछुआ। अब कछुआ का डायग्राम बनाने से हम देखेंगे कछुआ का मछली से कोई संबंध है कि नहीं, मगरमच्छ से है कि नहीं और सरीसृप से है कि नहीं। तो आप कहोगे कछुआ का मछली से कोई भी संबंध नहीं है, यहाँ पर मगरमच्छ से भी कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इन दोनों तीनों से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन कछुआ का सरीसृप से संबंध है, क्योंकि देखिए कछुआ भी ऐसा जीव है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सरीसृप से संबंध है, मतलब ये सरीसृप के अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ से अलग बनेगा। तो डायग्राम कैसा बना हमारा, कुछ इस टाइप से बना है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है, तो क्यून को कैसे कोडित करेंगे, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग का आपको पता है, अल्फ़ाबेट में जो 1 से लेकर 26 लेटर है उनके ही साथ हमें खेल खेलना है, यानी माइनस प्लस जो भी हो रहा है उसका विपरीत है, जो भी हो रहा है वही देखते हैं हम। ठीक है, और कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो किंग्स लिखा है इनके लेटर के बाद हम एक एक लेटर को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि माइनस करके लिखा है, प्लस करके लिखा है, पीछे से लिखा है, आगे से लिखा है, क्रॉसिंग करा है या उनका विपरीत लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक एक को देखते हैं तो यहाँ पर के से यहाँ पर आर, मतलब यहाँ पर प्लस कितना क्या है, 7। यही तरीका यहाँ पर भी हम 7 प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू 17 नंबर पे 7 प्लस करेंगे तो 24 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, 100 होता है। लेकिन ऑप्शन में शुरू में कहीं भी 100 नहीं है, तो ये लॉजिक हम नहीं लगाएंगे। अब क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं। आगे वाला देखा, पीछे से यहाँ पर एस के बाद आर, मतलब यहाँ पर क्या क्या, तो यहाँ पर -1 कर रहा है। ठीक है, फिर और इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1। सेम तरीके से इधर पीछे से एक बार -1 करके देख लेते हैं। तो इसमें -1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर -1 करेंगे तो ये कौन सा लेटर होगा, एम होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमें एम दिया है, इसका मतलब ये लॉजिक लग सकती है। यहाँ पर क्या करेंगे, इधर पूरा चेक करेंगे तो एन से यहाँ पर क्या लिखा है, एम मतलब -1। के से यहाँ पर क्या लिखा है, एस मतलब यहाँ पर भी -1, सॉरी आई से। फिर के से यहाँ पर क्या लिखा है, जे लिखा है, यहाँ पर भी -1, यानी यहाँ पर क्या करा, पीछे से -1 करा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पीछे से -1 कर लेंगे। तो यहाँ पर ई में -1 करेंगे तो डी, और ई दिया इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पर अगला डी, फिर यू में -1 करेंगे तो यहाँ पर टी, और क्यू में -1 करेंगे तो यहाँ पर पी। ऑप्शन में देखिए कौन सा वाला, तो वही वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें
जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमें यहाँ पर 3 प्रकार की आकृति दी है, इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है, लुप्त संख्या का प्रश्न है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है, तो इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे। जैसे यहाँ पर 80 कैसे लिखा और यहाँ पर 36 कैसे लिखा, इन संख्याओं का हम पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम 36 का पता करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 दिया है। अब 3 से 36 बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि 3 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 का वर्ग करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 36 होंगे, और 36 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से इसका भी क्या करते हैं, हम 2 गुना करते हैं। 5 का 2 गुना यानी 5 का 2 गुना कितना होगा, तो 5 का 2 गुना 10, और यहाँ पर भी सेम तरीके से 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 80 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक तो हमारा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते, देखिए यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या लिखी, तो 3 लिखिए। अब यहाँ पर हम आकृति देखते हैं तो इसमें भी अलग आकृति, इसमें अलग आकृति, इसमें अलग आकृति, मतलब सभी में अलग अलग आकृतियाँ हैं। इसका मतलब आकृति का ही कोई लॉजिक होगा। जिससे आकृति के कोने देखते हैं तो यहाँ पर 1 कोना, 2 और 3 4, अंदर वाली आकृति में कितना कोना, 4, मतलब 4 गुना कर लेते हैं। फिर बाहर वाली आकृति में 3 कोने, कितने कोने, 3 कोने, तो यहाँ पर हम 3 गुना करते हैं। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 12 तिरिया 36। अब हमारे पास यहाँ पर 36 आ चुका है गुणा करने पर, और 36 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से हम दूसरी आकृति में पता करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, बीच में संख्या 5 है। अब देखिए अंदर वाली आकृति का कोना देखेंगे 1 2 3 और 4, अंदर वाली आकृति में 4 कोने मतलब गुणे 4। फिर बाहर वाली आकृति में भी हमें यहाँ पर कितने कोने दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी गुणे 4। अब इसमें आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 20 चौक 80, यहाँ पर भी हमें 80 मिल चुका है और 80 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरी वाली आकृति में बताएंगे। बस आप पैटर्न को समझते चलिए, लॉजिक को समझते चलिए, क्योंकि जब आप परीक्षाओं में बैठोगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि प्रश्नों को किस किस तरीके से सोल्व करना है, कौन कौन सी लॉजिक लग सकती है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में कौन सी संख्या है, 4 है। अब हम आकृति की कोने को गिनते हैं, जैसे 1 2 और 3, अंदर वाली आकृति में 3 कोने हैं, मतलब यहाँ पर गुणा 3, बाहर वाली आकृति में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने 6, तो यहाँ पर 6 गुना हो जाएगा। आप इस आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 12 6 72, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 72 हो रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश्य होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा पासा का प्रश्न है, और ये हमारा एक पासा है, बंद पासा है। इसको खोलने पर खुले हुए पासे कैसे दिखाई देंगे, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टफ है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले जब भी पासे को खोलना है तो हम क्या करते हैं, उनका विपरीत देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल पासा दिए हैं, यहाँ पर हम मानक और सामान्य का भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक वाला हमारा यहाँ पर है पासा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको सर्कल वाला गोल दिखाई दे रहा है, क्या ये आपस में विपरीत हो सकते हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं हो सकते। और यहाँ पर ब्लैक डॉट और यहाँ पर खाली वाली जगह, क्या ये आपस में विपरीत हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये पड़ोसी है, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी देखिए सर्कल और ये खाली जगह, क्या ये आपस में विपरीत होंगे क्या, तो ये भी नहीं होंगे, मतलब ये आपस में विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, तो हम ऑप्शन में यही चेक कर लेंगे कि ये आपस में विपरीत तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में चेक करते हैं, तो यहाँ पर विपरीत आपको पता है, हम एक छोड़ के एक चलते हैं, जैसे इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये, हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ब्लैक डॉट और यहाँ पर गोल सर्कल आपस में विपरीत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो पड़ोसी है, इसका मतलब ये है कि विपरीत नहीं हो सकते, तो ये वाला हमारा पासा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे, तो यहाँ पर खाली जगह का विपरीत खाली जगह, ठीक है, ये हो सकता है। फिर यहाँ पर एक लाइन है चारकोण वाली, इसका विपरीत क्या है, गोल है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर क्रॉसिंग का विपरीत क्या है, ब्लैक डॉट है, मतलब ये हो सकता है, मतलब ऑप्शन बी हमारा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी की सभी हमारे पड़ोसी विपरीत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर खाली जगह ब्लैक डॉट की विपरीत दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर खाली जगह और ये पड़ोसी है, तो यहाँ पर विपरीत कैसे हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में भी खाली जगह हमारी यहाँ पर देखिए सर्कल वाले इसके विपरीत है, क्या ये एक दूसरे के विपरीत होंगे क्या, तो नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति की जल में बनी सही छवि कौन सी होगी। हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि इस आकृति का जल में बनी छवि सही कौन सी होगी, ये प्रश्न पूछा है। मतलब सिंपल बात है, हमें यहाँ पर एम एंड रेखा में नीचे इसकी छाया कैसी बनेगी ये हमें बताना है। तो आपको पता है जल में कभी आप किसी कुएं के पास जाके या तालाब के पास जाके खड़े रहे होंगे तो आपको पता है आपकी छाया कैसी बनी, तो आपकी छाया आपके पैर से टच होते हुए नीचे चले गई होगी, आपका सिर सबसे नीचे दिखा होगा। तो बस जल में यही होगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाएगा तो मतलब ये जो यहाँ अंदर का है ये कैसा बन जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, उसके बाद ये इधर और ये वाली लाइन ऊपर ही नीचे आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी, सॉरी ऊपर रहेगी तो ये नीचे आ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में नहीं है, सी में नहीं है और यहाँ पर डी में भी नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जल तो आसान है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। यानी हमें यहाँ पर क्या दिया है, ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, ये हमारी टाइप दूसरी है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आकृति में समझना होगा कि जैसे यहाँ पर त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या है और ये जितने भी प्रतीक है वो सभी के सभी क्या है, अभिनेता है। और यहाँ पर वृत्त के अंदर जितने भी प्रतीक है वो सभी के सभी अपने आप में चिकित्सक है। और इस वाले यहाँ पर पंचभुज में जितने भी प्रतीक है वो सभी के सभी अपने आप में सज्जन है। तो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। यानी हमें यहाँ पर ऐसे प्रतीक को देखना है जो सज्जन के अंदर भी है और अभिनेता के भी अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा कौन सा है, तो आपको कि ये हमारा सज्जन है। ठीक है, ये कौन सा हमारा यहाँ पर, ये सज्जन है। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर डॉलर है, डॉलर भी है, स्टार भी है, ये वाला चिन्ह है। लेकिन ये जो डॉलर है ये अभिनेता के अंदर नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे क्योंकि अभिनेता के अंदर होना चाहिए। और हेस वाले को भी नहीं लेंगे, हमारे पास बचे चिन्ह 2 ही वाले। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा अभिनेता का है। ठीक है, ये हमारा अभिनेता का है। तो इसके अंदर कौन कौन से, तो हमें सिर्फ ये 2 दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये भी नहीं दिखाई दे रहा और ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो चिन्ह हमारा कौन सा मैच हो रहा है, तो ये वाला। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भागित है और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है तो निम्न का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए आपने प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, ये सब कुछ करके आप चिन्ह बदल के क्या करते हैं, हम प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ये करा है कि देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कहा कि प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, और माइनस का मतलब भागित है और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है तो निम्न का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा। हमें 2 ही चिन्ह का मतलब बताया और कहा है कि विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ का मतलब ये है कि जैसे अगर प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा का अर्थ प्लस हो जाएगा, बस इतना समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा का अर्थ प्लस हो जाएगा। इधर माइनस का अर्थ अगर भागित है तो भागित का अर्थ माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन समीकरण में संख्या, इन चिन्हों को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 लिखते हैं। ठीक है, इस 7 को लिखा और हमें कौन सा चिन्ह, प्लस का मिला है। तो प्लस का अर्थ यहाँ पर हमें क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अगला चिन्ह हमें यहाँ पर वापस से प्लस मिला और प्लस का अर्थ गुणा का, तो वापस 7 लिख के हम क्या करेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अगला चिन्ह हमें यहाँ पर क्या मिला, माइनस का मिला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का अर्थ हमें यहाँ पर भागित का, तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या को वापस से लिख लेंगे। फिर अगला चिन्ह हमें यहाँ पर गुणे का मिला और गुणा का अर्थ यहाँ पर वापस से पीछे विपरीत में जाएंगे तो प्लस है, तो यहाँ पर गुणे की जगह हम प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या 7 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर कौन सा भागित वाला चिन्ह मिला और भागित का विपरीत अर्थ यहाँ पर क्या कहा, माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या को और लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोर्डमास रूल पर इस समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर हम भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये एक बार में जाएगा। ठीक है, कितने बार में, एक बार में। इधर गुणा करेंगे तो 7 7 49 और 49 का मान 49 ही होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, 49, इधर तो एक था तो गुणा हो गया, उसके बाद यहाँ पर प्लस 7 और माइनस 7, कितना हुआ, प्लस 7 माइनस 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें बराबर बताना, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 49 में प्लस 7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 56। कितने हो जाएंगे, 56, और 56 में से वापस 7 करेंगे तो 49 ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, 49 ही होगा। कितना होगा, 49 ही होगा। ऑप्शन में देखिए 49 कहाँ पर है,
तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको ये वाला शब्द समझना था कि विपरीत अर्थ देता है, ये समझना था बस। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक रहा है कि यदि बी सी की माँ है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है और ई डी का बेटा है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए, जब भी हम ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो प्रश्न को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोल्व करते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए यदि बी सी की माँ है, ठीक है, यानी बी क्या है तो बी सी की माँ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं बी सी की माँ बना लेते हैं। तो बी सी की माँ है तो ये एक माइनस लगा लेते हैं, महिला है। अब आगे प्रश्न पूछा है कि डी सी की बहन है, क्या कहा है डी सी की बहन है, मतलब ये है कि डी क्या है तो डी सी की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी बहन बना लेते हैं, कौन है डी सी की बहन है। उसके बाद आगे प्रश्न पूछा है कि सी ए की बेटी है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि सी ए की बेटी है, मतलब ये ए की बेटी, इसका मतलब ये है कि बी का पति होगा तब तो बेटी होगी, तो ये क्या है ए हो जाएगा, ये इसका पति हो जाएगा। ठीक है, बी और ये आपस में पति पत्नी है। अब आगे प्रश्न पूछा है कि ई डी का बेटा है, ई क्या है तो ई डी का बेटा है। अब डी का बेटा कौन है, ई है, तो यहाँ पर हम बेटा बना देते हैं ई, ये तो ई नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि तो ए इससे किस प्रकार संबंधित है, ए इससे किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न हमें पूछा है। मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी से लगा है, उससे हमें उल्टा बताना है। तो यहाँ पर ई का ए क्या लगेगा हमें ये बताना है, तो यहाँ पर ई है और ई का ए क्या लगेगा ये हमें बताना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये अपन खुद है। ठीक है, ई मतलब अपन खुद है। अब आप यहाँ पर हो और ये आपकी माँ है, आपकी माँ और ये आपकी बहन, ये कौन है ये आपकी बहन है। ठीक है, बेटी मतलब बहन है। उसके बाद ये आपकी बहन है। ठीक है, ये आपकी बहन है और ये आपकी माँ है, सॉरी ये आप हो और ये आपकी माँ और ये आपकी माँ की बहन और आपकी माँ की बहन की माँ और ये पिता। इसका मतलब ये कि आपका भी ये पिता होगा, कौन होगा आपका भी ये पिता ही होगा। अब देखिए ये आप हो, ठीक है, सॉरी ये इनके आपकी माँ का पिता होगा। अब ये आप हो और आपकी माँ का ये पिता है, कौन है ये आप हो और ये आपकी माँ का पिता ए है। तो हमें पूछा है कि इससे किस प्रकार संबंधित ए, मतलब आपका ए क्या लगेगा तो आपको हो गया नाना लगेगा, क्या लगेगा नाना लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर नाना नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी माँ का पिता लगेगा। तो ऑप्शन में हमें ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर है माँ का पिता। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है और उस कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कथन दिया है कि सभी हंस तोते हैं। इस सभी की सभी जितने भी हंस है, ठीक है, हंस का मैं एच लेता हूँ और सभी हंस क्या है, सभी के सभी हंस तोते हैं। ठीक है, क्या है तोते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं तोते के अंदर बना लेते हैं, सभी हंस तोते हैं, तो तोते का मैं टी लेता हूँ प्रतीक। उसके बाद हम दूसरे यहाँ पर कथन को समझेंगे। तो यहाँ पर दूसरा कथन कह रहा है कि कोई भी तोता कोयल नहीं है, यानी कोई भी तोता कोयल नहीं, इसका मतलब है कि कोयल इनसे अलग है। क्या है, कोयल इनसे अलग है। अब देखिए इसके बारे में हमें यहाँ पर निष्कर्ष से क्या कह रहा है हम ये देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी हंस कोयल नहीं है, कि यहाँ पर कोयल और हंस का आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है क्या, तो नहीं। तो ये सही कह रहा है कि कोई भी हंस कोयल नहीं है, तो ये बात तो सही है कि कोई भी हंस कोयल नहीं है। उसके बाद दूसरे को देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि सभी तोते हंस है। क्या आपको यहाँ पर सभी तोते हंस दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आपको हो गए सभी तोते हंस नहीं है, सभी हंस तोते। हम बाहर अंदर से बाहर जा सकते लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते, हम अंदर से बाहर जा सकते लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए यहाँ पर सभी तोते हंस नहीं है, सभी हंस तोते हैं। तो ये वाला हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है, तो निष्कर्ष हमारा पहला वाला अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कभी भी याद रखना कि हम बाहर से अंदर नहीं आ सकते लेकिन अंदर से हम बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि व्हाइट को 46, 16, 18, 40, 10 और ब्लू को 4, 24, 42, 10 कहा है तो रेड का कोड ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर कह रहा है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। हमें यहाँ पर व्हाइट का कोड दिया है संख्या में और ब्लू का भी कोड हमें संख्या में दिया है और रेड का हमें पूछा है। अब देखिए हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट में क्या करना है, माइनस प्लस करके देखना है। एक तरीका वो भी आपको मैं बताया था कि जब भी लेटर से संख्या दी जाती है कोड, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं उन लेटर को संख्या में लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता होगा कि WABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गया 23 नंबर पे आता है।
फिर एच कितने नंबर पे आता है, तो एच हमारा एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई एबीसीडी में 5 नंबर पे आता है। ये हमने लिखा। अब यहाँ पर संख्या 46, 16, 18, 40, 10 लिखा है। अब इन्हीं संख्या से हमें वो संख्या बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका हम 2 गुना करते हैं, ठीक है, 23 का 2 गुना कितना होगा, तो 46 होगा, ठीक है। कितना होगा, 46, और 46 यहाँ पर लिखा है। 8 का भी 2 गुना कितना होगा, तो 8 दूनी 16, कितना होगा 16, और 16 भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए 9 का 2 गुना कितना होगा, तो 9 का 2 गुना 18, और यहाँ पर भी 18 लिखा है। 20 का 2 गुना कितना होगा, तो 20 का 2 गुना 40, और 40 भी यहाँ पर लिखा है। और 5 का 2 गुना कितना होगा, तो 5 का 2 गुना 10, और 10 भी यहाँ पर लिखा है। कुल मिला के यहाँ पर लॉजिक ये है कि हमें लेटर को संख्या में बदलना है और 2 गुना करना है। सेम तरीके से ब्लू का पता कर लेते, जैसे बी हमारा 2 नंबर पे आता है। 2 का 2 गुना 4, यहाँ पर 4 लिखा है। फिर एल हमारा 12 नंबर पे आता है। 12 का 2 गुना 24, यहाँ पर 24 लिखा है। यू हमारा 21 नंबर पे आता है। 21 का 2 गुना 42, 42 लिखा है। ये हमारा 5 नंबर पे आता है। 5 का 2 गुना 10, और 10 यहाँ पर लिखा है। यही तरीके से हम क्या करेंगे, रेट का बताएंगे। सबसे पहले संख्या में लिखेंगे, तो आर कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गया 18 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। इनका 2 गुना करना है, तो 18 का 2 गुना, 5 का 2 गुना, और 4 का 2 गुना। तो 18 का 2 गुना कितना होगा, 36। उसके बाद 5 का 2 गुना कितना होगा, 10। उसके बाद 4 का 2 गुना 8। ये हमें ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में देखिए 36, 10, 8। 36, 10, 8 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जब तक आप इन कोडों का पता नहीं करते हो, तब तक आप यहाँ पर रेट का नहीं बता सकते, ठीक है। इसीलिए आपको सबसे पहले उनका पता करना जरूरी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अब अधिवर्ष का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अधिवर्ष किसे कहते हैं। तो अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब है लीप वर्ष। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष का मतलब ये है कि जिसमें 4 से पूरा भाग चले जाता है, वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। जिसमें भाग नहीं जाता वो सामान्य वर्ष है। अब यहाँ पर हमें पीछे 2 संख्या 2 जीरो दिखाई दे, इसका मतलब ये कौन से वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में हम क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 400 से भाग देंगे, तो आपको पता है 400 का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पर हम 400 से भाग देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 400 पे भाग देखें, तो भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 बचा। तो यहाँ पर इसमें 88 में भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब ये 22 बार में चले गया, ठीक है, पूरा भाग गया। उसके बाद यहाँ पर भी हम 400 से भाग देंगे, तो इसमें 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट जाएंगे, और 4 से 4 छिंग 4 एकम 4, और 4 दूना 8, ये 12 बार में कटा है, मतलब ये भी भाग पूरा चले गया। उसके बाद यहाँ पर भी 400 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 छिंग 24, इसमें भाग नहीं गया है, ठीक है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारा एक लीप वर्ष नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी में, तो यहाँ पर भी 400 से भाग देंगे, तो 00 से 00 तो कट जाएगा, 4 से जाएंगे तो 4 एकम 4, 2 बचे, कितने हुए 28, 4 7 28, ये 17 बार में भाग गया है। तो देखिए इनमें सभी में भाग गया है, लेकिन ऑप्शन सी में भाग नहीं गया है, तो ये हमारा एक सामान्य वर्ष है, मतलब ये अधिवर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि सुबह एक्स और वाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वाई कर लेना, सुबह एक्स और वाई, ठीक है, एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो ये हमारा कौन सा दिशा दूरी का प्रश्न है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको वाई बना लेना है, ठीक है, क्या करना है, इसको वाई बना लीजिए। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। सुबह का मतलब ये है कि आपको दिशा पता होगी कि ये उत्तर, हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण रहता है, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये आपको दिशा पता होगा। अब सुबह, तो सुबह सूर्य मतलब किधर से निकलेगा, तो आप कहोगे सूर्य इधर पूर्व की ओर से निकलेगा, ठीक है। तो इसकी छाया किधर पड़ेगी, तो आप कहोगे इसकी छाया पश्चिम की ओर गिरती है। सूर्य की छाया किधर गिरेगी, तो आप कहोगे पश्चिम की ओर गिरते की। सुबह पश्चिम की ओर सूर्य की छाया गिरती है, मतलब अपनी छाया पश्चिम की ओर बनती है, ठीक है, सुबह की ओर। तो यहाँ पर कह रहा है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाएं ओर बनती है। वाई की छाया एक्स के बाएं ओर बनती है। अब बाएं ओर बनती, इसका मतलब ये है कि छाया किधर बनेगी, तो आपको पता हमेशा सुबह तो इधर ही पश्चिम की ओर ही बनेगी छाया, ठीक है। अपनी छाया किधर गिरेगी, बाएं ओर, मतलब
पश्चिम की ओर ही गिरेगी, इसका मतलब बाएं ओर गिर रही है, एक्स के बाएं ओर। वाई की छाया एक्स के बाएं ओर गिर रही है, इसका मतलब ये है कि एक्स किधर घूम के खड़ा होगा तब इसकी बायां ओर गिरी, तो एक्स यहाँ पर उत्तर की ओर घूम के खड़ा होगा तब जाके इसकी छाया किधर गिरेगी, बायां की ओर गिरेगी, बाई ओर गिरेगी। ठीक है, तो एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो जब एक्स उत्तर की ओर घूम के खड़ा रहेगा तब इसकी छाया किधर गिरेगी, बाई ओर गिरेगी। क्योंकि अपना बायां देखिए, आपको खुद को ले लीजिए, आपका बायां किधर है, इस साइड है, तो इसकी छाया सुबह किधर गिरेगी, इधर गिरेगी। शाम को इसकी छाया इधर गिरेगी क्योंकि शाम को सूर्य इधर आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सही जवाब हमारा होगा कि एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए, किसी घड़ी में 10 बजे हैं और उनमें घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो आपको घड़ी को समझना चाहिए, घड़ी को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर 12, नीचे 6, उसके बाद इधर 3 और यहाँ पर 9, बीच में आपका होगा तो यहाँ पर 8 और 7 और यहाँ पर क्या होगा 5 और यहाँ पर 4, इधर 2 और इधर 1 बजेगा। ठीक है, इधर 10 और यहाँ पर 11। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 बजे, मतलब एक यहाँ पर काटा होगा और ये घंटे वाला काटा है। ठीक है, कह रहा है कि 10 बजे घंटे और मिनट किसी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर 10 बजे, ठीक है, कितनी 10 बजे और यहाँ पर फिक्स 12, मतलब 10 बजे मतलब 00, मतलब ये वाला काटा यहाँ पर रहेगा। तो कितने घंटे का अंतर है, 1 2, मतलब घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का। कितने, 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ पर हम 2 गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऑप्शन में देखिए 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर मिनट दिया रहता तो आपको पता है मिनट में भी देखिए, जैसे मान लो 20 मिनट कहा तो मिनट की सुई 20 मिनट में क्या करते हैं, आधे डिग्री यानी कि 10 डिग्री बनाएगी, हर मिनट के आधे बनाती है। लेकिन हमारा यहाँ पर फिक्स 10 बजे कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए दी गई आकृति कौन से विकल्प में सन्निहित है, यानी जो आकृति हमें यहाँ पर प्रश्न आकृति दी है ये किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये हमें बताना है। ठीक है, आसान भाषा में समझिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहे, तो इस बार का एक तो हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, बाकी एक हमें ये वाला भी फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ सीधे लाइन जाना चाहिए, तो यहाँ पर सीधे लाइन नहीं कि ऑप्शन डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये हमारी सीधी लाइन गई। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये वाली हमारी यहाँ पर पूरी यहाँ पर मैच हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन से वाला में सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी में सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, यानी इस आकृति में कितनी सीधी रेखाएं, इसी कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो यहाँ पर ना तो हमें वर्ग बताना, ना हमें आयत बताना, हमें तो यहाँ पर बताना है कि सीधी रेखाएं कितनी हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधी रेखा गिनते तो सबसे पहले इधर आड़ी वाले को 1, उसके बाद यहाँ से ये 2, उसके बाद ये 3, ये 4, उसके बाद ये 5 और ये 6। इधर से कौन सी कितनी रेखा है, तो यहाँ पर ये वाली 6 रेखा है। ठीक है, ये वाली कितनी है, 6 है। फिर हम यहाँ पर खड़ी वाली देखते हैं, तो खड़ी वाले में एक हमारी एक ये है, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हमारी खड़ी वाली भी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये वाली लाइन कितनी है, तो ये वाली 6 है। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पर कितनी लाइन मिली है, तो यहाँ पर हमें 12 मिली है। ऑप्शन में देखेंगे 12, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक जंगल में क्रम से 720 पेड़ हैं, जिसमें सेब का स्थान शुरू से 320वें स्थान पर है, तो पीछे से सेब का स्थान क्या होगा, यह प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्रम व्यवस्था का प्रश्न है। एक जंगल में टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, 720 है। ठीक है, कितनी है, 720 शुरू से। उसमें पूछा है कि सेब का शुरू से स्थान कितना है, तो 320 से, तो पीछे से कितना होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, कुल में से जब भी हम कोई सा स्थान बताते हैं तो हमें एक स्थान दिया जाता है, उसको घटा के हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल हमारे पास 720 पेड़ है, उसमें से सेब का स्थान शुरू से कितना है, तो शुरू से 320 से, तो 320 को घटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कर लेंगे। तो 720 में 320 को घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 400, और 400 में +1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 401 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 401। तो यहाँ पर 401 हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है,
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने पंचभुज है, यानी इस आकृति में कितने पंचभुज है, ये प्रश्न पूछा है, ना कि आपको यहाँ पर त्रिभुज बताना है। तो देखिए हर बार आप त्रिभुज वाला प्रश्न सोल्व करते हैं, आपको सभी आना चाहिए, पंचभुज चतुर्भुज सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंचभुज की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम किसी एक हिस्से को पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस हिस्से से पकड़ लेते हैं, ठीक है। पहला वाला मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर 1, फिर ये 2, यहाँ से 3, ये 4, ये 5, ये मतलब पंचभुज है, ठीक है। ये हमने पंचभुज पहला वाला पता कर लिया, क्योंकि 5 कोने वाला चाहिए, तो यहाँ से हमारा 5 कोने वाला मिल चुका है, ठीक है। ये हमारे पास 5 कोने वाला है, ठीक है। कितने 5 को, मतलब ये पंचभुज है। उसके बाद फिर हम और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे इधर देखेंगे तो एक और हमारा यहाँ से बन रहा है, जैसे यहाँ से चलेंगे, ठीक है। यहाँ से हम और चलते हैं तो यहाँ से एक ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है। तो ये हमारा एक पंचभुज है, ठीक है। यहाँ से ये सीधे चले गया। तो कितना हो गया, अभी तक 2 हमारे पास हो चुके हैं। और तीसरों को देखते हैं। तो तीसरा हमारे यहाँ पर कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे तीसरा हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इधर से हमें यहाँ पर तीसरा दिखाई दे रहा है, जिसे यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ से ये आया, अपन यहाँ से गए, फिर ये आया, यहाँ से गए, फिर हम यहाँ से ये आया, यहाँ गए, फिर हमने ये यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। कहाँ गए, यहाँ पे। तो एक कोना वाला हमारा यहाँ पर है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएंगे, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से जाएंगे, ये वाला है, ठीक। तो इसमें टोटल कितने, तो हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, कितने, 3। तो ऑप्शन नंबर में 3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर, डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रश्न हमें दिया है वो आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, ठीक है। यानी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने व्रत है, ये हमें आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वाली आकृति में व्रतों की संख्या कितनी है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए आप अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर आपको वाले वीडियो दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, ठीक है। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।